और आज की इस वीडियो में मेरे पास करीब इस बिहार स्पेशल जीके से रिलेटेड यानी मिक्स क्वेश्चन होगा आपका बिहार स्पेशल का, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एंड तक वीडियो के साथ बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला सेट नंबर 1 में अगर हम देखेंगे तो बिहार में सैनिक अभियान, देखिए ये क्वेश्चंस उसी बुक से है, लेकिन क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा सा बदलाव करते हुए क्वेश्चंस और कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाला है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला जो पहला सुल्तान थे वो है इल्तुतमिश। और यहाँ से एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश से जो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ये ध्यान रखना है कि मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। और यहाँ पे जो प्रश्न हम देख रहे थे कि सैनिक अभियान जो आयोजित किया गया था बिहार में वो है 1210 के दशक में ये किया गया था। और उसी के बाद यहाँ पे 1225 में बंगाल पर भी आक्रमण किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। राइट, तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे, तो आपके आने वाले पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक जो होती है वो 20 जनवरी 1913 को होता है। 20 जनवरी 1913 को 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में कहाँ से हुई थी? तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत बिहार में जो माना जाता है वो देवघर के रोहटी से स्टार्ट होता है 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को। अब ये विद्रोह आगे चल करके पटना सिटी में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध होता है, किसने प्रारंभ किया? तो वो है पीर अली। ठीक है, आपको पता ही है पीर अली के बारे में। और पटना में ये स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई 1857 को। 3 जुलाई 1857 को, तो आपको याद रखना है। राइट, एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त जयप्रकाश नारायण जो है इनको कैद कर लिया गया था। कैद करके मतलब बहुत सारे नेताओं को कैद किया गया था। तो इसमें जयप्रकाश जो नारायण जी हैं इनको किस जेल में रखा गया? हजारीबाग जेल में रखा गया था। आपको पता है लोटा विद्रोह बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। 1857 के विद्रोह के कुछ वर्ष पहले ये हुआ था। लोटा विद्रोह में एक्चुअली हुआ ये था कि बिहार के मुजफ्फरपुर के जो सेंट्रल जेल में जो कैदी थे उनको पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने ये बंद करके उनको मिट्टी का लोटा देना स्टार्ट किया। इस वजह से इस विद्रोह को स्टार्ट किया और इसका नाम रखा गया लोटा विद्रोह। और इस विद्रोह के दमन के पश्चात उनको फिर से वापस से पीतल का लोटा मिला। तो ये जो विद्रोह हुआ था 14 मई 1855 को स्टार्ट हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर से, याद रखना, बिहार के मुजफ्फरपुर से। राइट, नेक्स्ट आता है कि बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो आपको पता है कि ये मीर कासिम थे, इन्होंने बिहार के मुंगेर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर में किसने नेतृत्व किया था? राजगीर में नेतृत्व किसने किया था? और एक प्रश्न ये याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में मुंगेर जो था वो अछूत रहा था, यानी इसमें कहीं भी मुंगेर का नाम नहीं है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में राजगीर से जो नेतृत्व किए थे वो है नामदार खान। ठीक है, नामदार खान। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम बिहार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बिहार के प्रतिनिधियों ने दूसरे अधिवेशन में ही भाग ले लिया था, जो कि 1886 में जो दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता के अधिवेशन में, तो 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन होता है वो 1912 में पटना के बांकीपुर में होता है और ये 27वां अधिवेशन था। ये भी कई बार पूछा गया है। आप इस फर्स्ट पेज से ही देख पाएंगे कि प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के अलग अलग पेपर्स में, साथ ही साथ बिहार एसआई के, बिहार एसएससी के पेपर में, यानी बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारे तरफ से यही एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल उसी तरह से रखा जाएगा ताकि आने वाले पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। बिहार स्पेशल उस तरह से मैं आपको कराऊँ। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बिहार के पहला दैनिक हिंदी अखबार कौन सा था? तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु, जो कि केशवराम भट्ट ने शुरू किया था, केशवराम भट्ट। और मैंने अपने चैनल पे बिहार स्पेशल एक अलग सीरीज बहुत पहले भी कराई थे, बिहार के अलग अलग टॉपिक्स कराए हुए हैं वीडियो फॉर्मेट में। तो अगर आपको देखना है तो बिहार के समाचार पत्र, बिहार के झील, बिहार के जलाशय, इन सभी चीज़ों को सर्च कर करके एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ? तो 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन होता है। और किसके सहयोग से होता है?
तो नंद किशोर लाल, राय बहादुर श्री कृष्ण सहाय थे और साथ ही साथ प्रसिद्ध पत्रकार महेश नारायण के द्वारा ये शुरू होता है। इन सभी के सहयोग से बिहार टाइम्स समाचार पत्र का स्टार्ट होता है 1894 में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था। तो 1916 में आपको पता है कि जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था तो वहाँ राजकुमार जो शुक्ल हैं, इन्होंने गांधी जी को बिहार में आने का जो कि निमंत्रण कह सकते हैं दिया था, अनुरोध किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। और आपको ये पता है कि ये प्रश्न कितना बार पूछा गया। और अगर हम बात करें कि राजकुमार जो शुक्ल थे, इनका जो जन्मभूमि है वो कौन सा था, तो पश्चिमी चंपारण के यानी वेस्ट चंपारण के नरकटियागंज के पास एक गांव था, सतवरिया गांव। सतवरिया गांव से ये बिलोंग करते थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी पीडीएफ आपको है, ये जो पीडीएफ होगा वो हम आपको अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराएंगे बिहार स्पेशल वाले कंटेंट में और साथ ही साथ 17th बीपीएससी वाले कोर्स में। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जाकर के जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ऑफ़र भी चल रहा है। आज तक ही ऑफ़र है, 1 सितंबर तक, जैसा कि आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला ही है कि 149 के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाता है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारे उसमें पीडीएफ है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ हैं, आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप उस बैच को ज्वाइन करते हैं। तो खास करके बिहार स्पेशल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया। नेक्स्ट आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के नील किसानों और उनकी रैयतों के संबंध में जांच से संबंधित बिल पास हुआ था। तो 31वां अधिवेशन था जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता जो है वो बिहार के किस आंदोलन से संबंधित है। तो आज़ाद दस्ता के बारे में हम जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से ये संबंध रखता है। ये पेपर में भी पूछा गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में तेज बहादुर सप्रू द्वारा पृथक बिहार के समर्थन से प्रस्ताव लाया गया। पृथक बिहार के समर्थन का प्रस्ताव लाया गया था तो दिसंबर 1911। दिसंबर 1911। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि दिसंबर 1911 का जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया। ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रवि सिन्हा को कहा जाता है। ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया रवि सिन्हा को कहा जाता है। और ये बिहार के भोजपुर ज़िले से संबंध थे, बिहार के भोजपुर ज़िले से संबंध रखते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। सॉरी, पटना में तो स्थापित की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब किया था, तो 1932 में किया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, 1932 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था मणिंद्र नारायण राय द्वारा। मणिंद्र नारायण राय द्वारा, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कर्नाट भूषण की उपाधि किसने धारण की थी। तो कर्नाट भूषण की उपाधि नान्यदेव। और हम जानते हैं कि नान्यदेव जो थे वो कर्नाट वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और बिहार के जब भी बीपीएससी पेपर होता है तो कर्नाट वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो कर्नाट वंश पर मेरा नोट्स भी अवेलेबल है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी प्रोवाइड कराया कर्नाट वंश से। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, जैसे कि कर्नाट वंश की जो राजधानी थी वो सिमरौनगढ़ थी। और मैथिली भाषा का विकास जो है वो इसी वंश के समय में हुआ था। कर्नाट वंश का अंतिम जो राजा थे वो हरि सिंह देव थे। तो ये बस मैंने संक्षिप्त में लिखा हुआ है 2-3 पॉइंट्स। और अगर आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जो भी कोर्स में जुड़े हुए हैं आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, या फिर वीडियो हमारा सर्च कर लीजिएगा कर्नाट वंश। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था किसान क्या करे। किसान क्या करे पुस्तक के जो लेखक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों के नेता थे, आपको पता है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए। नेक्स्ट आता है कि कर्नाट वंश के किस शासक के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पंजी प्रबंध क्या था। तो एक वंशावली को लिखित रूप से सुरक्षित रखने की एक पुरानी पद्धति हुआ करती जिसे नाम रखा गया था पंजी प्रबंध। और ये हरि सिंह देव जो कि कर्नाट वंश के अंतिम राजा थे, इनके समय में ये प्रारंभ हुआ था। बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बिहार में बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, डेट के साथ याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 ये हुआ था। ब्रिटिश सेना जो थे हेक्टर मुनरो
और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला जो थे अवध के जो नवाब थे, इन तीनों ने संयुक्त सेना जो थी वो ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ, तो ये याद रखेंगे बिहार में बक्सर में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में, 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट आता है कि बिहार का ही नहीं पूरे विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था वैशाली में, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख पाएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। और यहाँ पे जो प्रश्न है वो, इसमें से कुछ प्रश्न तो एग्जाम्स में कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, तो ये चीज़ आपको पता भी होगा, याद रखना है, कुमारगुप्त के द्वारा। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, देखिए ऑप्शन में क्या होता है कि कभी कभी दोनों रहता है, कुंडग्राम और वैशाली दोनों रहता है। तो वैशाली के अंदर कुंडग्राम था, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसा नहीं कि आप वैशाली को टिक कर देना, अगर कुंडग्राम नहीं दिया गया तब वहाँ पे वैशाली को आप टिक करके आएंगे, तो ध्यान रखना ये चीज़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। और इनकी जो मृत्यु होती है 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और ये आपको पता ही है कि महावीर स्वामी जो है वो अंतिम तीर्थकर के रूप में माने जाते हैं, यानी 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट्स ये है कि बौद्ध धर्म में संबोधि क्या है। तो बौद्ध धर्म में अगर संबोधि की बात करें तो ये बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, तो उसी घटना को कहा जाता है बौद्ध धर्म में संबोधि। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, ये सब क्या होता है, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि किस शासक के बारे में कहा गया है कि वह बाहर से तो मुसलमान था लेकिन अंदर से एक तरह से हिंदू था। ये किस शासक के बारे में कहा गया? वह बाहर से मुस्लिम था लेकिन अंदर से हिंदू था, तो वो शेरशाह के बारे में कहा जाता है, शेरशाह के बारे में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है कि माझी व्यवस्था जो है इसका संबंध किससे है? तो देखिए, माझी व्यवस्था जो है इसका संबंध संथाल विद्रोह से था, संथाल विद्रोह। और माझी व्यवस्था की हम बात करें तो माझी परगना शासन व्यवस्था झारखंड के संथाल जनजाति की एक पारंपरिक शासन प्रणाली है, राइट। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये याद रखना है कि संथाल विद्रोह 1855-56 में किया गया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चंपारण के एक हिंदी पत्रकार थे जिनकी रचना थी प्रताप। ध्यान रखिएगा, वैसे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रताप के बारे में पता है कि गणेश विद्यार्थी को माना जाता है, प्रताप के गणेश विद्यार्थी। लेकिन चंपारण में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में चंपारण के एक हिंदी पत्रकार थे जिनकी रचना थी प्रताप। प्रताप के माध्यम से चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया था। वो कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उनका नाम है यहाँ पे पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस, इनकी रचना थी प्रताप, राइट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आप लोगों को पता ही होगा कि यार इस तरह का नोट्स तैयार करके आप लोगों के सामने इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन रखना थोड़ा सा मेहनत का काम हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, कम से कम 2-3 ग्रुप्स में आप ज़रूर शेयर करना ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नशाबंदी आंदोलन डुमराव बिहार में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में नशाबंदी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था? तो असहयोग आंदोलन भी जानते हैं कि ये 1920 की घटना है और उस वक्त बिहार में जो काश्तकारों का नेतृत्व किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, 1932 में अस्पृश्यता निवारण जो सम्मेलन था, अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन बिहार में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन। अनेकावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना है कि अनेकावाद जो है वो आपका जैन धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, अनेकावाद जैन धर्म से। और इसमें क्या होता है कि महावीर
जो थे भगवान महावीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया किसके द्वारा? तो भगवान महावीर के जो शिष्य थे, सबसे सीनियर शिष्य के रूप में इनको माना जाता है गौतम स्वामी। ठीक है, गौतम स्वामी के द्वारा ये संकलित किया गया था और जिसका नाम है अनेकावाद का सिद्धांत। ठीक है, इसमें महावीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया। अगला जो प्रश्न है मैथिल कोकिल। आपको पता होगा कि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? तो विद्यापति थे। ठीक है, मिथिला क्षेत्र से काफ़ी फेमस थे ये। तो मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना था विद्यापति। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये आपको याद रखना है। इनकी जो रचना थी कीर्तिलता, कीर्तिलता के साथ साथ कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाओं को इन्होंने अवहट भाषा में लिखा है। अवहट एक तरह की भाषा है, उस भाषा में इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, ये सब इनकी ही रचना है विद्यापति की। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? और एकदम वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था वो 1936 11 अप्रैल 1936 को हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन 1936। और आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय किसान जो सभा थे इसके अध्यक्ष तो बनाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को, लेकिन इसके जो सचिव थे वो एनजी रंगा थे। सचिव एनजी रंगा और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कल काफ़ी लोगों का फर्स्ट वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो मैंने आपको कल बताया था कि कल हमारे एप्लीकेशन पर ऑफ़र भी चल रहा था। उसमें बहुत सारे लोगों ने जो कि ज्वाइन किया हुआ है और उसी कोर्स में यानी कि जो 17th बीपीएससी का कोर्स है या फिर बिहार स्पेशल का कोर्स है, उन दोनों कोर्सेज़ में आपको ये पीडीएफ अपलोड की जाएगी। तो जो लोग कोर्स में जुड़े हुए हैं वो अपना सेक्शन चेक करते रहना। वहाँ पर बिहार स्पेशल करके एक फ़ोल्डर होगा, उस फोल्डर में मैंने बिहार स्पेशल जीके करके एक फोल्डर बनाया है। उसी फोल्डर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस से नहीं पूछना कि कहाँ ये पीडीएफ मिलने वाला है। और जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो हमारे एप्लीकेशन पर जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑनलाइन स्टडी जोन के नाम से एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में लगान परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1770 में किया गया था। बिहार में लगान परिषद का गठन 1770 में हुआ था। इसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, एक प्रश्न मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, जैसे कि बिहार में लगान परिषद का जो गठन है वो 1770 में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष मैंने कई जगह पर इसके बारे में सर्च किया। कहीं जॉर्ज वंसीटाट देता है तो कहीं कहीं जेम्स अलेक्जेंडर दे रहा है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये मुझे हो रहा है, जब तक मैं क्लियर नहीं हो पाता हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई ऑथेंटिक चीज़ें पता है, क्लियर कर पाओगे तो नीचे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि जेम्स अलेक्जेंडर होगा या फिर ये हमारा जॉर्ज वंसीटाट होगा। जो भी होगा आप लोग कमेंट करना, या फिर अगर जैसे मुझे क्लियरेंस इसके बारे में पता चलता है मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप लोग थोड़ा सा सर्च अपने तरीके से करके बताना, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। लेकिन दोनों जगह पर मैंने अलग अलग सोर्सेज देखा तो दोनों जगह पे मुझे अलग अलग नामें मिल रही हैं। कहीं अलेक्जेंडर मिल रहा है तो कहीं ये आपके जॉर्ज वंसीटाट देखने को मिल रहा है। नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है कि 1781 में बिहार के राजस्व प्रमुख ने बदल दिया था। इसको बाद में आगे चल करके 1770 के बाद 1781 में बदल दिया गया था। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कौन आया था? तो बिहार में सर्वप्रथम अगर यूरोपीय की बात करें तो पुर्तगाली आए हुए थे, पुर्तगाली। और बिहार में प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? ये नाम याद रखना है, राल्फ फिंच। राल्फ फिंच बिहार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था, राल्फ फिंच, जो कि अकबर के समय में ये भारत में आया हुआ था। सिकंदर लोदी ने बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे बनता है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के पश्चात बिहार में गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी। ठीक है, दरिया खां नुहानी। और अगर हम ये बात कर रहे हैं नुहानी, तो नुहानी राजवंश भी एक था बिहार में। तो बिहार में नुहानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद शाह नुहानी ने किया था, मोहम्मद शाह नुहानी ने किया था। पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1651 में। और कल की वीडियो में मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, जैसे कि डच फैक्ट्री के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने 1932 लिख दिया था।
1632 था, तो वो मैं 1932 लिख दिया था, तो उसके बारे में कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ध्यान रखिएगा कि डच फैक्ट्री की जो स्थापना पटना में की गई थी वो 1632 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार किया था। पटना नगर पर एलिस का अधिकार जो हुआ वो है 24 जून 1763। 24 जून 1763। अगला प्रश्न आता है कि आंदोलनकारी छात्रों जो कि अगस्त क्रांति के समय, जैसे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो हम उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो आंदोलनकारी छात्रों ने अगस्त क्रांति के समय या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था अमृत कौर, इनके नेतृत्व में भागलपुर स्टेशन पर कुछ घटना हो गई थी। भागलपुर स्टेशन पर एक गाड़ी खड़ी थी जो कि गया जाने वाली थी। उस ट्रेन पर आंदोलनकारियों ने यानी आंदोलनकारी जो छात्र थे उन्होंने कब्जा कर लिया और उस पूरे ट्रेन के जो इंजन था, इंजन को मतलब उन्होंने पूरे हमारे झंडे से सजाया और उसके सभी बोगियों पर नारे लिख दिए। इस तरह से उन्होंने करते हुए इस ट्रेन को नाम दिया था स्वराज ट्रेन। ठीक है, स्वराज गाड़ी नाम दिया गया था। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि स्वराज ट्रेन जो है वो कब की घटना है, तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन की समय की घटना या फिर अगस्त क्रांति की घटना है। ठीक है, यानी 1942 की ये घटना हो जाता है। 1942 से कल हमने एक प्रश्न देखा था आज़ाद दस्ता। ठीक है, आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। बिहार में वनों का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस जिले में देखने को मिलता है। तो बिहार में वनों का सबसे ज़्यादा हिस्सा कैमूर और पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा, और अगर इसका अपोजिट देखें कि सबसे कम किस हिस्से में देखने को मिलेगा, तो शिवहर और शेखपुरा में सबसे कम देखने को मिलता है। तो ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर ही रहे हैं तो बिहार में राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन अधिसूचित किया गया, तो लगभग इसके 7.1% पर वन क्षेत्र अधिसूचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है। तो ये प्रश्न भी आपको पता होगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में हमें देखने को मिलता है और बिहार की सर्वोच्च चोटी में से एक माना जाता है सोमेश्वर पहाड़ी। नेक्स्ट आता है कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों का कारखाना की स्थापना कहाँ की थी। तो मीर कासिम ने बंदूकों और तोपों की कारखाना जो है वो मुंगेर में स्थापित किया था। और कल की वीडियो में हमने एक बात किया था कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। इसका कारण क्या था, तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। तो परिवर्तन का जो कारण था वो अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने चाहते थे। इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बिहार में एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, और ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। और नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य, बरैला झील सलीम पक्षी अभ्यारण्य करके पूरा इसका नाम होता है, ये पड़ता है वैशाली में, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, 1997 में। और 2-3 पॉइंट और लिखा, जैसे कि पंत अभ्यारण्य कहाँ है, तो पंत अभ्यारण्य नालंदा में पड़ता है। कंवल पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में पड़ता है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो कि बिहार का सामुदायिक या माना जाता है, सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य माना जाता है, तो गोगाबिल ये पक्षी अभ्यारण्य आपका कटिहार में पड़ता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था भीमबंध अभ्यारण्य, जैसे कि अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखेंगे उसमें मैंने अभ्यारण्य से रिलेटेड बात किया हुआ है। तो भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर में पड़ता है। कुशेश्वर जो पक्षी अभ्यारण्य ये दरभंगा में पड़ता है, ये याद रखेंगे। और कल आपको गोगाबिल के बारे में बताए थे, गोगाबिल जो कि आपका कटिहार में है। पंत के बारे में बात किया था हमने, नालंदा में है। तो इस तरह से आपको अच्छे से सब कुछ याद रखना है क्योंकि बार बार रिपीट होता है। और एक प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका ये आता है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो कल क्या बताया गया था आपको, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण में, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि धीरज नारायण को हटा करके किसे कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था। तो धीरज नारायण को हटाया गया और इनके स्थान पर कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था सिताब राय को, जो कि 1767 की ये बात थी, 1767 में। बिहार का कौन सा जो जिला है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो जिला है हम जानते हैं भागलपुर,
अपने रेशम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसे भारत का रेशम शहर के नाम से भी जाना जाता है, भागलपुर को। ये पूरे भारत में अपने तसर रेशम और भागलपुरी जो साड़ी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तसर रेशम का देश में अग्रणी उत्पादन अगर हम देखें तो वो आपका झारखंड हो जाता है। ठीक है, तसर रेशम की बात कर रहा है। रेशम के अलग अलग जैसे प्रकार होते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना ये आपका बिहार में स्थित है और भारत और नेपाल की एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये दो भागों में एक्चुअली विभाजित है। जैसे एक तो पूर्वी कोसी विभाजित है, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली, और दूसरा होता है आपका पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली। तो पूर्वी कोसी जो आपका नहर प्रणाली है ये टोटल 44 किलोमीटर का कवर करता है, अलग अलग जिलों में 44 किलोमीटर। और जब पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली है इसके द्वारा 115 किलोमीटर कवर होता है। ठीक है, कोसी जो नदी है, ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी गंगा में उत्तर की तरफ से आके मिलने वाली एक नदी है। तो और सबसे लंबी नदी भी है, ये याद रखना है कि उत्तर की तरफ से गंगा में आके मिलने वाली बिहार में सबसे लंबी नदी कोसी नदी है। तो कोसी नदी कटिहार जिले के कुर्सेला के पास, कई बार पूछा जाता है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मतलब मिलती है। लगभग एक्चुअली मिलती नहीं है, वहाँ से विभक्त हो जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में ये जा कर के मिलती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार के शोक के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों? तो इसका कारण ये है कि ये प्रत्येक वर्ष लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित करती है, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। इस वजह से इसे बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने रायन की उपाधि किसे दी थी? तो याद रखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने रायन की उपाधि जो सिताब राय के पुत्र थे कल्याण सिंह को दिया गया था। सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, 3 फरवरी 1916 को याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1915 के द्वारा इसका गठन किया जाता है और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो चैमियर, याद रखेंगे, जस्टिस चैमियर। ठीक है, जस्टिस चैमियर। मुल्ला बहबानी एक यात्री था। ठीक है, मुल्ला बहबानी, तो ये ईरानी धर्माचार्य था जो कि भारत में भी आए हुए थे, ईरानी थे ये। और पटना को इन्होंने जन्नतुल हिंद कहा था। जन्नतुल हिंद यानी कि भारत का स्वर्ग। पटना को इन्होंने जन्नतुल हिंद कहा था, पटना को भारत का स्वर्ग इन्होंने कहा था। बहावी आंदोलन के बारे में हम जानते हैं। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र रहा वो पटना रहा, सादिकपुर घराना। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, बहावी आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 के दशक में किया था। और 1870 के दशक में ब्रिटिश सेना के सामने ये जो आंदोलन रही वो टिक नहीं सकी और पूरी तरह से समाप्त मानी जाती है 1870 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बिहार में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो ये आपका मुंगेर में पड़ जाता है। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में पड़ता है। राइट, अब एक प्रश्न याद रखिएगा जो कि ये ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन से थे? तो हम जानते हैं कि बीपीएससी में ऑप्शंस थोड़ा सा टिपिकल तरीके से दिया जाता था पहले, अब तो 4 ऑप्शन हो गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि चारों नाम देखने को मिल जाता है और वहाँ पे ऑप्शन पहले रहता था उपरोक्त एक से अधिक, तो कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो नाम अच्छे से याद रखना है। जैसे ब्रज किशोर थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह थे। और याद रखना है कि यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के समय में जो कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, तो ऑप्शंस में देख करके कन्फ्यूज़ कर सकता है। राइट, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन में जो 17th बीपीएससी का कोर्स है या फिर बिहार स्पेशल का जो कोर्स है, उन दोनों कोर्सेज़ में इसको डाला जाएगा, इस पीडीएफ को डाला जाएगा। और एक्चुअली आज 3 पीडीएफ कंप्लीट होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, तो तीनों पार्ट का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं एप्लीकेशन पर जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उसमें बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स दी गई है, आप उनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस पर चला था। तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा योगेंद्र शुक्ल पर चला था, योगेंद्र शुक्ल पर। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त 1929 को। तो अब क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें राष्ट्रीय झंडे के साथ छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी थी। और ऐसा नहीं होने का पूरा श्रेय किसे जाता है? तो ऐसा नहीं होने का पूरा जो श्रेय है वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को जाता था। तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब होता है? तो 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को ये पटना में आते हैं। मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम कौन था? मध्यकाल में बिहार आने वाले प्रथम माना जाता है अब्दुल लतीफ़ को, जो कि 1600 ईस्वी में ये आए हुए थे, अब्दुल लतीफ़। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी, तो जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर की तरफ से गंगा में मिलने वाली बिहार में सबसे लंबी जो नदी है वो कोसी नदी होता है, ये याद रखना है। बिहार के पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कब से कार्य कर रहा है? कब से कार्य इसका शुरू हुआ था? यानी पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कब से कार्य कर रहा है? तो 2004 से। बिहार में दियारा भूमि क्या है? तो ध्यान देना है कि बिहार में जो दियारा भूमि है वो गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र होता है, बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। नदियाँ जब विसर्ग बनाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है तब उनके बीच दियारा भूमि का निर्माण होता है। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है। और हमने याद कैसे किया था? देखिए, जब शिवहर की बात करें तो शिव से याद रखो, शिव। और आपको पता है कि शिव जो भगवान है उनकी पूजा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से की जाती है। जैसे अब बोलबम ही ले लो आप, बिहार में बोलबम काफ़ी ज़्यादा जो कि चलता है, फेमस भी है। तो आप इस तरह से लगा सकते हो कि जब बात शिव की आ रही है तो भीड़ क्यों नहीं रहेगा? तो जनसंख्या घनत्व में आपका शिवहर जो कि टॉप पर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था मलिक जानी को, ठीक है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता तो की जाती है संबंध पंचायत के मुखिया के द्वारा, लेकिन अगर मुखिया अनुपस्थित रहता है तो उसमें उप मुखिया इस बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। और बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल 75 होता है। और विधान सभा में अगर हम बात करें तो 243, ये भी याद रखना है, 243। और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 होता है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 होता है। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि जिला परिषद जो थे, जिला परिषद जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। आज़ाद दस्ता की पहली जो सभा हुई थी वो कहाँ आयोजन की गई थी? और हम जानते हैं कि बिहार में आज़ाद दस्ता जो है वो किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आज़ाद दस्ता जो है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कि सक्रिय था, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो सभा हुई थी वो पूर्णिया के समौली में हुआ था, पूर्णिया के समौली में। किस आंदोलन में, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? तो ये जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में सुनाई पड़ता था, पुलिस हमारा भाई है। प्रभावती देवी के बारे में हम जानते हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की ये पत्नी थी, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। कहाँ से? तो पटना से स्वतंत्रता सेनानी थी, ये याद रखेगा। कई बार रिपीट भी हुआ है, अलग अलग पेपर्स में, अलग अलग प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याजी, ठीक है, शिलभद्र याजी।
जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? जयप्रकाश दिवस फरवरी 1946 को मनाया गया, फरवरी 1946 को। नेक्स्ट है कि बिहार में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर अगर आप सर्च करोगे बिहार समाचार पत्र तो वीडियो मिल जाएगी, और उस पर मैंने बिहार स्पेशल जो वीडियो है, मतलब बिहार स्पेशल जो समाचार पत्र है वो सब कुछ कवर किया हुआ है उसमें, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें कि द बिहार हेराल्ड जो समाचार पत्र है इसको शुरू किसने किया? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में ये शुरू होता है, 1875 में। बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पाद, बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पाद महासंघ की स्थापना 1983 में की गई थी, 1983 में। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो बिहार में मानसून का आगमन जनरली मध्य जून में होता है। और बोंसी जो मेला है किस जिले में लगता है? बिहार में बोंसी मेला किस जिले में? तो ये बांका जिले में लगता है। जबकि आप बांका जिले से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मंडार की पहाड़ी, ठीक है, मंडार की पहाड़ी बांका जिले में स्थित है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान 15 अगस्त 1942 को छापरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो ये जो आयोजन किया गया था वो शांति देवी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी किस नाम से जानी जाती है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम में, जो कि हम जानते हैं उत्तर पश्चिम से जब बात आती है तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना होता है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी। तो यहाँ पे याद रखने कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को हम लोग दून घाटी के नाम से भी जानते हैं, दून घाटी कहलाती है। बिहार में तेल शोधन जो कारखाना है, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है बरौनी में, और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था, बरौनी में रूस के सहयोग से। जगत नारायण लाल की बात करें हम तो जैसे कि महावीर जो पत्रिका थी इसके संपादक के रूप में माने जाते हैं जगत नारायण लाल, ठीक है। और इस पत्रिका में इन्होंने राजद्रोहात्मक कुछ लेख लिखे थे जिस कारण से इनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो जगत नारायण लाल का संबंध महावीर पत्रिका से है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये आता है कि बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो देखिए बिहार जो शब्द है इसका प्रथम जो उल्लेख मिलता है हमें अपने वेद के, यानी अंतिम जो वेद था अथर्ववेद, उसमें मिलता है, अंतिम वेद में। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि मगध का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो इसी हमें वेद में देखने को मिलता है, इसी ग्रंथ में, अथर्ववेद में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर का संबंध किससे था, किस आंदोलन से? मैजिक लालटेन लेक्चर का संबंध हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ये इसका आयोजन जो है वो मुजफ्फरपुर में सत्याग्रहियों में उत्साह पैदा करने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया था, मैजिक लालटेन लेक्चर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिनांक को हुआ था? तो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस थी उसके बाद बिहार में जो हड़ताल हुआ वो 16 अगस्त 1946 का दिन था, 16 अगस्त 1946। अच्छा, हम जानते हैं कि बिहार में, यानी कि जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में टोटल बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? तो ध्यान दीजिएगा 3 महाजनपद थे बिहार में, 16 में से 3 बिहार में थे। और यहाँ पे वो 3 कौन कौन से? तो मगध, अंग और वज्जी, इन तीनों को ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद, चिरांद जो है वो किस जिले में पड़ता है? तो ये ऐतिहासिक स्थल था, ये आपका सारण में पड़ता है। और चिरांद से ध्यान दीजिएगा कि नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए, नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुआ चिरांद से। और उसी तरह से चेचर को भी याद रखेंगे कि चेचर कहाँ पे? तो चेचर आपका वैशाली में पड़ता है, ठीक है, वैशाली में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? तो ध्यान देना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज। आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था पेपर में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला होता है गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछे तो वो आपका हो जाएगा मुंगेर, ठीक है, मुंगेर।
रोहतास ज़िले की साक्षरता दर, और हम जानते हैं कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है वो आपका रोहतास है। तो रोहतास में साक्षरता जो दर है वो 73.37%। देख सकते हैं कि आंकड़ा कितना अच्छा है, 7337। ठीक है, 7337। तो ये याद रखिएगा कि 73.37% रोहतास की साक्षरता दर है। राइट। बिहार पर्यटन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बिहार पर्यटन का प्रतीक चिन्ह होता है पीपल का ब्रिज, पीपल ब्रिज। और अगर टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन होता है ब्लिसफुल बिहार। ये प्रश्न आपने कई बार देखा भी होगा। तो टैगलाइन होता है इसका ब्लिसफुल बिहार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से मानचित्र को जो कि लॉन्च किया गया था? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ एंड ब्यूटीफुल बिहार नाम से मानचित्र को बनाया गया था, ग्रोथ एंड ब्यूटीफुल बिहार। नेक्स्ट है कि बीबी कमाल साहिब का मज़ार कहाँ स्थित है? बीबी कमाल साहिब का मज़ार पड़ता है राजगीर में। ठीक है, राजगीर। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बात किए थे हमने, दरभंगा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि मनेर शरीफ जो दरगाह है, मनेर शरीफ दरगाह पटना में पड़ता है, पटना में, याद रखना है। और पाल वंश का जो दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश के संस्थापक तो जनरली हम जानते हैं गोपाल थे, लेकिन पाल वंश के दूसरे संस्थापक की बात करें तो है महिपाल। ठीक है, महिपाल। घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर पड़ता है? तो नालंदा में पड़ता है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पर बिहार स्पेशल करके एक अलग से सीरीज चली थी बहुत पहले, जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स कराए थे। तो अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप सर्च कर करके एक एक वीडियो को देख सकते हैं। जैसे भारत में प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख झील, जलाशय, सब पर वीडियो उपलब्ध है, आप सर्च करके देखना चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब गठन किया गया था? तो 2015 में इसका गठन किया गया था, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बीपीएससी का गठन कब हुआ, तो बीपीएससी का जो गठन है वो 1949 में होता है, 1949 में। केसरिया, जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है, तो केसरिया का संबंध कहाँ पर है? तो ये पूर्वी चंपारण से संबंध रखता है केसरिया। और उदयपुर झील की बात करें तो ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, ये बिहार का उदयपुर है, और ये आपका पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। नेक्स्ट है कि गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? यानी किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जानते हैं? तो ये है आपका भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832-33 में भूमिज जो जनजाति थी उनके द्वारा की गई थी। इनके जो नेतृत्वकर्ता थे, यानी इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो गंगा नारायण सिंह। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे 1921 में, 1921 में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अब क्या बोलूँ, कर दो यार। हमें भी मेहनत लगता है इस तरह को डेली बेसिस पे लिखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाना, तो थोड़ा सपोर्ट भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया था? तो ध्यान देना है कि जर्मन शोधकर्ता थे एरिक स्मिथ। एरिक स्मिथ थे जिन्होंने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया था। अच्छा, मिथिला की बात करें तो आपको बताया गया था मिथिला जो भाषा थी उसका विकास किस वंश के समय में हुआ था? तो कर्नाट वंश हमने बात किया था, कर्नाट वंश। ठीक है, कर्नाट वंश के समय में मिथिला भाषा का विकास हुआ। और मिथिला मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जो है, विद्यापति को जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखना सब महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो देखिए, बहावी आंदोलन सबसे पहले हमने बात किया था कि इसका मुख्य केंद्र तो पटना में था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में, सादिकपुर घराना। और इसकी जो शुरुआत की गई थी सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा की गई थी 1820 के दशक में, जो कि 1870 के दशक में ब्रिटिश सेना के सामने यह ज़्यादा समय टिक नहीं सकी और पूरी तरह से समाप्त हुआ 1870 में। राइट। तो ये ध्यान रखना है कि उस समय यानी कि बहावी आंदोलन के समय पटना के जो कमिश्नर थे वो हैं विलियम टेलर। और पटना में बहावी आंदोलन के जो मुख्य नेता रहे वो है आपका विलायत अली और इनायत अली। दो भाई थे, विलायत अली और इनायत अली। नूनिया विद्रोह की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बिहार में विद्रोह की बात करें तो नूनिया विद्रोह का नाम ना आए तो ये तो गलत बात होगा। तो नूनिया विद्रोह 1778 से 1800 तक चला था। और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र हैं, यही प्रश्न हमेशा पूछा था कि इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे?
सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये सब प्रभावित क्षेत्र थे। हो जनजाति जो है, हो जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो ये विद्रोह 1821 में हुआ। ये विद्रोह 1821 में हुआ था। अगला आता है कि जनजातियों का अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह सरदारी लड़ाई कहलाता है? जनजातियों का अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह सरदारी लड़ाई कहलाता है? तो मुंडा सरदारों का जो विद्रोह हुआ उसे सरदारी विद्रोह, सरदारी लड़ाई कहलाता है। सफा होड़ विद्रोह की हम बात करें जो कि 1870 में हुआ, इसके जन्मदाता कौन थे? तो भागीरथ माझी। ठीक है, भागीरथ माझी, सफा होड़ विद्रोह 1870 में। बिहार के किस क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में जो लैटराइट मिट्टी है वो मिलता है कहाँ पर? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा हमें लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक भाग। और जनरली हम जानते हैं कि बिहार में जो सर्वाधिक मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। और बिहार की मिट्टियों पर भी एक अलग वीडियो हमारे नोट्स के फॉर्मेट में ही कराया गया है चैनल पर, आप सर्च करके देख लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था, उसमें अपना नोट्स ही डिस्कस किया हुआ है बिहार की मिट्टी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन थे? फिरंगिया संगीत के रचयिता होते हैं मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। 1857 में इस विद्रोह में छापरा से किसने नेतृत्व किया? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि ये बिहार में अगर स्टार्ट कब हुआ था तो 3 जुलाई 1857 को स्टार्ट होता है देवघर के रोहिणी से। ठीक है, और ये अलग अलग भागों में जो कि चला। तो छापरा से किसने नेतृत्व किया था? तो छापरा से नेतृत्व करते थे मोहम्मद हुसैन खां। मोहम्मद हुसैन खां। ठीक है, फल्गु नदी की बात करें तो इसकी 2 सहायक नदियां होती हैं। फल्गु की सहायक नदियों की बात करें तो मुहाना एवं लीलाचन। मुहाना एवं लीलाचन। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि बिहार में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो बिहार में होम रूल लीग के जो संस्थापक थे वो मजरूल हक को माना जाता है 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, और अगर मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं तो मुजफ्फरपुर में ये जनकधारी प्रसाद थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट आता है कि गोरक्षा को मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो ये आपका 1917 में ये दंगे हुए थे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट करके बताना। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में जो कि लाएंगे कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गौरक्षा के मुद्दे पर, तो गौरक्षा को मतलब कि गायों की रक्षा करने के लिए गौरक्षणी सभा जो है वो बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? ये आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं और मुझे भी पता चलेगा कि यहाँ तक वीडियो को कौन कौन देख रहे हैं। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो बिहार के क्रांतिकारी जो नेता थे खुदीराम बोस, इनके जो वकील थे वो कालिदास बसु। कालिदास बसु। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को होता है। और एक तालाब की बात करें तो मंगल तालाब, ध्यान दीजिएगा, मंगल तालाब आपका पटना में ही पड़ता है। ठीक है, मंगल तालाब पटना में। बिहार का वह क्षेत्र जहां सिंचाई के लिए नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था। तो सिंचाई के लिए नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था, ये आपका है शाहाबाद क्षेत्र में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आता है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो ये 2 लोग शामिल थे। हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हम जानते हैं कि नील विद्रोह जब हो रहा था तो उस पर हिंदू पैट्रियाट एक पुस्तक लिखी गई थी। उसके संपादक जो थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, जिन्होंने नील पीड़ितों के बारे में उसमें बताया था, उसका पक्ष लिया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है?
बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए, जैसे कि ये जो मकबरा है वो कब बनाया गया था, तो 1619 में इब्राहिम खान के द्वारा ये बनाया गया था और वर्तमान में इसे मनेर शरीफ के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसे मनेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं बीपीएससी की, तो वहाँ पे कर्नाट वंश के बारे में ना बात करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्नाट वंश से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं और मैंने पार्टिकुलर नोट्स भी इस पर प्रोवाइड कराया हुआ है, आप जाकर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कर्नाट वंश जो है, इसके यहाँ पे क्वेश्चन ये वो, कर्नाट शासकों में एक महान समाज सुधारक कौन थे। तो देखिए हरि सिंह देव जो थे वो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे और वो एक महान समाज सुधारक थे। और साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया हुआ था इससे पहले वाली वीडियोस में कि पंजी प्रबंध, कर्नाट वंश के किस शासक के समय में पंजी प्रबंध जो कि शुरुआत की गई थी, तो ये आपका हरि सिंह देव के समय में ही शुरुआत किया गया था। ठीक है, जब बात यहाँ पे कर्नाट वंश की कर रहे हैं तो कर्नाट के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि कर्नाट वंश की जो स्थापना की गई थी वो नान्य देव के द्वारा 1027 में, कब, सॉरी 1097 है, 1097 में किया गया था कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव के द्वारा, जिनकी राजधानी यानी कर्नाट शासकों की जो राजधानी थी वो सिमरौनगढ़, ठीक है, सिमरौनगढ़ हुआ करता था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट शासकों के समय में ही हुआ था। और एक प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कर्नाट कुलभूषण, ठीक है, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किसने धारण की थी। तो जो कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्य देव, उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था कब, तो वो डेट है 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937। और इसी के अंतर्गत हम देखें तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन होता है 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को किसके नेतृत्व में, तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में, श्री कृष्ण के नेतृत्व में। सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो बिहार में हम जानते हैं कि ये सर्वोच्च, जो कि बिहार में सर्वोच्च चोटी इसकी होती है सोमेश्वर की चोटी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है सोमेश्वर की, तो 874 मीटर, ठीक है, 874 मीटर। और ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ये याद रखना है। और सोमेश्वर श्रेणी से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आप आए हैं, अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि कैमूर सीरीज शैल जो समूह है, यानी कैमूर के जो चट्टानें हैं, रोहतास और कैमूर की जो चट्टानें हैं वो किस तरह की चट्टानें, तो मैं आपको स्पेशल कराया था ये मतलब ये टॉपिक ऑलरेडी करा चुका हूँ कि बिहार में जो चट्टानें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के चट्टानें मिलती हैं, वो आप हमारे वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हो, उसमें आपको स्पेशली मिल जाएगा। तो विंध्य क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलता है रोहतास और कैमूर में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, विंध्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार योग भारती कहाँ स्थित है, तो बिहार योग भारती जो है वो मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, तो सारण जो सिंचाई नहर है वो गंडक नदी से निकलती है, गंडक नदी से निकलता है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में, गंडक नदी के बारे में। तो गंडक जो परियोजना है, सबसे पहले ये याद रखना कि गंडक परियोजना बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो गंडक नदी से ही आता है, और ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया पेपर में, आपको पता ही प्रीवियस में। साथ ही साथ दो प्रश्न यहाँ पे कि बिहार जो है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरे भारत के क्षेत्रफल में बिहार का जो हिस्सा है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 2.86% है, 2.86% है। ठीक है, पटना जो कलम है, पटना कलम शैली, पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये हम जानते हैं कि मेंस के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पटना कलाम हुआ या फिर हम एक जानते हैं मौर्य कलाम है, तो इन सभी से जुड़े कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होता है पाल कला, तो उन सबको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि सिंचाई क्षमता न्यूनतम किस जिले की है, यानी किस जिले की सिंचाई जो क्षमता है वो न्यूनतम है, वो आपका जमुई जिला हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, आई होप कि आपने हमारे वीडियोज़ को देखा होगा,
जिसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराया हुआ है, कंप्लीट कराया कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, हर वो छोटे छोटे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर मैंने किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो चावल है वो करीब यानी कि धान का जो उत्पादन हुआ है वो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया कि 78.72 लाख टन, ठीक है, 78.72 लाख टन का उत्पादन हुआ है। और दूसरा जो है वो गेहूँ हम ले सकते हैं, गेहूँ का उत्पादन आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 66 लाख टन का उत्पादन हुआ है, 66 लाख टन का उत्पादन हुआ है, ठीक है। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जब हम यहाँ पे बात सिंचाई की कर रहे थे तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत अगर हम देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ये आंकड़ा सामने आया है कि नलकूप से 63.1% का जो कि होता है सिंचाई पूरे बिहार में, ठीक है। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है 63.1, और सेकेंड नंबर पे आता है नहर जो कि 31%, और तालाब की मात्रा बहुत ही कम है 2.2%, राइट। अब आता है नेक्स्ट की राजपुर नहर परियोजना किसकी एक शाखा है? तो राजपुर नहर जो परियोजना है एक शाखा है पूर्वी कोसी नहर का। अच्छा, कल की एक वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक्चुअली वो मिस्टेक थोड़ा सा ये था कि मैंने मित्तन जो घाट है, मित्तन घाट को मुंगेर में लिख दिया था। मित्तन घाट एक्चुअली वो पटना में पड़ता है, मैंने मुंगेर गलती से लिखा हुआ था, तो मैंने नोट्स में सुधार दिया था लेकिन वीडियो में सुधार नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद मैंने वो मिस्टेक देखा और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी इसके बारे में किया हुआ था, तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए कि वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मित्तन जो घाट है वो याद रखना आपको, ये पटना में पड़ता है, ठीक है, मित्तन घाट पटना में, अब इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आता है कि किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में, जिसके नेता सिद्धू और कान्हू को जानते ही हम लोग। साथ ही साथ इसके बारे में ये याद रखिएगा कि एक अंग्रेज कमांडर थे जिसमें संथालों ने हराया था, वो है मेजर बारो, ठीक है, मेजर बारो। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सरकार की घोषणा यहाँ पे भागलपुर और राजमहल की जो पहाड़ी है उधर के आसपास के क्षेत्रों में ये की गई थी, ठीक है, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों में। जगदीशपुर में 1857 में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो जगदीशपुर हम जानते हैं वीर कुंवर सिंह जो कि यहाँ से थे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंग्रेज़ों को इस युद्ध में यानी इस विद्रोह में टक्कर दिया था। तो समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी वो अमर सिंह के नेतृत्व में की गई थी, उनके जो भाई थे अमर सिंह, उनके नेतृत्व में की गई थी। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था। तो पटना स्थित बहावियों का केंद्र जो है वो काफिला कहलाता था, और पटना जो केंद्र रहा बहावी आंदोलन का वो आपका 1830 में पटना केंद्र था। एक्चुअली हम जानते हैं कि बहावी जो आंदोलन है वो 1820 के दशक में स्टार्ट की गई थी सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, लेकिन पटना जब ये केंद्र बना तो उस वक्त 1830 के समय में 1830 के दशक में पटना बहावियों का केंद्र था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि बहावियों से प्रेरित होकर के पूर्वी बंगाल में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था फराजी आंदोलन, ठीक है, फराजी आंदोलन चलाया गया था पूर्वी बंगाल में, और ये 1818 से 19 में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाया गया था। तो ये था, थोड़ा सा याद रखेंगे, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मुल्ला तकिया का यात्रा वृत्तांत, एक विदेशी यात्री है, इसका यात्रा वृत्तांत किस शासक के समय लिया गया था जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है? तो मुल्ला जो ताकिया है ये आपका हो जाता है अकबर के समय में, ठीक है, अकबर के समय में। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर के राजपुर जिले में किया गया, बक्सर की राजपुर जिले में। नेक्स्ट आता है कि भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र पाइराइट उत्पादक जो राज्य है, यानी एक्चुअली भारत में देखा जाए तो भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादन राज्य हमारा हो जाता है बिहार, और सबसे बड़ा जो भंडार है पाइराइट का वो है रोहतास के अमझोर सोन घाटी में, रोहतास के अमझोर सोन घाटी में। और रोहतास जो है वो डोलोमाइट के लिए भी काफ़ी फेमस है, साथ ही साथ गंधक उत्पादक में भी काफ़ी फेमस है, चूना पत्थर में तो है ही, ठीक है। लोहे का सल्फाइड होता है ये आपका पाइराइट। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट्स होगा, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट किया करिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कहाँ पर मिस्टेक हुआ है और हम इस चीज़ को सबके सामने रख सकें, क्योंकि छोटी सी गलती अगर हो भी जाती है, मिस्टेक
मिस्टेक के कारण, तो वो हम नहीं चाहते कि उसका खामी आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़े, तो हम उसको सुधार करेंगे या फिर जो भी बन सकता है बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बता दिया करें जहाँ भी कोई मिस्टेक होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो बांगर कहलाता है, ठीक है, बांगर, याद रखेंगे बांगर। और हम आपको पहले ही बताए थे कि बिहार में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है, कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी ही कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कोई कछारी। तो ये आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी बिहार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। अपोढ़ मिट्टी यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसे कई नामों से जाना जाता है, जिसमें हम एक कछारी मिट्टी को भी रखते हैं। तो अपोढ़ मिट्टी आप जनरली ये समझिए कि गंगा का उत्तरी मैदान। तो गंगा का उत्तरी मैदान क्या है, यानी कि एक तरह से हिमालय के द्वारा लाई गई ये उस तरह का मैदान ये बनता है, नदियों के द्वारा लाया जाने वाला मिट्टी होता है। तो हम कह सकते हैं कि गंगा के उत्तरी मैदान में अपोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो बिहार में शीतकालीन जो वर्षा होता है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। यक्षिणी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो पटना से प्राप्त हुआ है, आप जानते ही होंगे, पटना से। नेक्स्ट आता है कि पटना पुस्तक मेला का आयोजक कौन करता है। तो पटना पुस्तक मेला जो है इसका आयोजक किया जाता है CRD के द्वारा, यानी कि सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट के द्वारा, सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट के द्वारा पटना पुस्तक मेले का आयोजन होता है। चंद्रभारी संग्रहालय कहाँ स्थित है। जो चंद्रभारी संग्रहालय पड़ता है दरभंगा में, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई। तो बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत 2008-9 में किया गया था। बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना स्टार्ट कब हुआ। तो बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत होता है 2006 में, 2006 में, ठीक है। नारी शक्ति योजना 8 और 9। देखिए एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, लॉजिकली आप समझ करके याद रख सकते हो। नारी शक्ति योजना, नारी के पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पेट में बच्चे को 8 से 9 महीने तक संभाल करके रखती है। तो बस एक छोटा सा लॉजिक से आप याद रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी किसी तरह से याद रखो। तो नारी शक्ति योजना 2009 में, ठीक है, 2008-2009 में स्टार्ट किया गया था। और जननी एवं बाल सुरक्षा योजना 2006 से हो जाता। बिहार के प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले याद रखिए कि लोकायुक्त बिहार में जो है वो आपका 2011 में 22 दिसंबर 2011 को स्टार्ट हुआ, जिसके प्रथम अगर लोकायुक्त की बात करें तो न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सोहनी, ये नाम याद रखना है, ठीक है, न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। रश्मि रथी के रचयिता कौन थे। तो रश्मि रथी के रचयिता दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, और ये बहुत ही फेमस है, आप जाकर के थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। रश्मि रथी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट है कि पटना शैली के किस पारखी को, यानी पटना कलम के किस पारखी को पोर्ट्रेट्स की सर्जना का आचार्य कहा जाता है। तो इसे राधा मोहन बाबू जो है इनको कहा जाता है, राधा मोहन बाबू को, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार थे। सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार थे। तो ये पटना कलाम के चित्रकार थे, पटना कलाम के। नेक्स्ट है कि पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन हुए। तो ध्यान रखना है कि पटना कलम शैली के अंतिम जो महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में जाना जाता है वो ईश्वरी प्रसाद शर्मा को। जनरली प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये पूछाएगा कि ईश्वरी प्रसाद शर्मा का संबंध किस शैली से है। तो ये पटना कलम शैली से संबंध रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाएं। चैनल पे अगर पहली बार अगर आप आए हैं और इस तरह का कंटेंट देखना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के रेगुलर के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। और जैसा कि रही बात PDF की, तो PDF हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी बहुत ही कम कीमत के साथ। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बुद्ध की शिष्या बनने वाली मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी। तो देखिए बिंबिसार की पत्नी कौन थी, तो इनका नाम था क्षेमा, जो कि बुद्ध की शिष्या बनी थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे बिंबिसार, तो बिंबिसार के बारे में आपको पता ही है कि ये हर्यक वंश के शासक थे, राइट, हर्यक वंश के शासक थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये 1929 में हुआ था, 1929 में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा भिखारी ठाकुर वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया। यानी बिहार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा
भिखारी ठाकुर वर्ष कब घोषित किया गया था? तो 1999 में घोषित किया गया था। तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित जो स्तूप है इसका नाम क्या है? तक्षशिला में स्थित है अशोक द्वारा निर्मित इस स्तूप का नाम है धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप। इसके बाद पटना के 1857 के विद्रोह के जो नेता थे हम जानते हैं कि पीर अली थे। तो पीर अली को फांसी कब दी गई थी? तो पटना में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई 1857 को और इनको फांसी होती है 7 जुलाई 1857 को। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कोल विद्रोह। देखिए, कोल विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा गया, कभी ईस्वी पूछा जाता है, कभी इससे नेता पूछा जाता है। तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ और इसके जो नेता थे बुद्धू भगत थे। सिंपल सा तरीका याद रखने का कि कितना बुद्धू है यार, कि कोयले के लिए झगड़ा करता है, कोयले के लिए विद्रोह करता है, कितना बुद्धू है। तो बस आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के 1 से लेकर के 3 पार्ट तक का पीडीएफ हमने बिहार स्पेशल और 17 बीपीएससी के कोर्स में अपलोड कर दिया है। और आज जो कि हम 4, 5, 6 ये तीनों पीडीएफ को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जो लोग कोर्स में जुड़े हुए हैं आप आराम से जा कर के वहाँ से प्रिंट आउट करा कर रखना चाहें तो रख सकते हैं, आगे आपकी मर्जी होती है। तो हमारे द्वारा दोनों कोर्सेस में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन पे जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और पेड कोर्स के सेक्शन में जा कर के आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तना भगत आंदोलन। तो देखिए, तना भगत आंदोलन जो है उराव जनजाति के द्वारा हुआ था और इसके जो नेता थे जतरा भगत। तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, याद रखने में ज़्यादा समस्या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जो जाता है वो ईस्वी, कि तना भगत आंदोलन हुआ कब था? तो 1913-14 में ये आंदोलन हुआ था। राइट। नेक्स्ट है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब की गई? तो अप्रैल 2013 में किया गया था। अप्रैल 2013 में किया गया था। अच्छा, कल की वीडियो में हमने 2 योजना के बारे में डिस्कस किया था, तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। तो पहला योजना हमने देखा था नारी शक्ति योजना। ठीक है, नारी शक्ति योजना। तो हमने आपको याद कराया था कि नारी शक्ति योजना 2008-9 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और साथ ही साथ एक और हमने देखा था, जैसे कि बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना स्टार्ट किया गया था। कब? तो वो है आपका 2006 में। ठीक है, 2006 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से पता चलता है कि बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य था? तो ये प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। मनेर ताम्रपत्र से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, अगला है कि किस क्षेत्र के लिए बसाती नूल, ठीक है, बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। बसाती नूल उन्स जो है एक मूल्यवान स्रोत है। किस क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी यहाँ से मिलता है? तो तिरहुत के बारे में, तिरहुत के बारे में जानकारी मिलता है बसाती नूल उन से। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो ग्रंथ है वो इख्तसान देहलवी द्वारा रचित है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन देखिए 2 तरह से पूछा सकता है। पहला तो ये पूछा गया कि किस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा ये पूछा सकते हैं कि इस ग्रंथ से किस सुल्तान के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का वृत्तांत दिया गया। तो दोनों चीज़ याद रखना। राइट। नेक्स्ट आता है कि मुंगेर का बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बक्सात जो बकास्त कह सकते हैं, बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए ये विद्रोह चल रहा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि बढ़ैया टाल का आंदोलन सबसे पुराना और बिहार का सर्वप्रथम किसान आंदोलन भी था ये। नेक्स्ट आता है कि मिर्तुल अहवाल। ध्यान देंगे कि मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो मुल्ला बहबहानी के द्वारा लिखी गई है। मुल्ला बहबहानी।
नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान देना है कि गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख जो है उसमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है और परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे कृष्णगुप्त और कृष्णगुप्त के उत्तराधिकारी की बात करें तो हर्षगुप्त थे। ये प्रश्न अपने आप में घुमा फिरा करके पूछा जाते रहता है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक, ठीक है, देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदिर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो इसी वंश के बारे में यानी प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, खास करके देवबरनाक का लेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि झिझिया नृत्य। ध्यान दीजिएगा कि बिहार में झिझिया नृत्य काफ़ी फेमस है। तो झिझिया नृत्य का संबंध कब से है, यानी किस अवसर पर होता है, तो ये दुर्गा पूजा के अवसर पर मिथिलांचल में काफ़ी फेमस है झिझिया नृत्य, ये याद रखेंगे। बिहार में लोकायुक्त के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि बिहार के प्रथम लोकायुक्त किसे बनाया गया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2011 में। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिहार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था 22 दिसंबर 2011 को, जिसमें प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। ठीक है, बस न्यायमूर्ति सोहनी भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, सोहनी याद रखना है। ककोला जलप्रपात, जो कि बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये ककोला जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। बिहार राज्य खादी ग्रामोदय उद्योग की स्थापना कब की गई थी। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में किया गया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के उत्तरी मैदान के, ध्यान दीजिएगा कि बिहार का जो उत्तरी मैदान है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम इस तरह से देखें कि जो अगर मान लो कि थोड़ा सा अगर बिहार का मैप इस तरह से है, तो गंगा नदी इस तरह से अगर जाता है, बीचों बीच से होकर गुजरता है, तो दो भागों में, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी मैदान की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उत्तरी मैदान में क्या है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जो जलवायु है वो आर्द्र होता है और पश्चिमी भाग की जलवायु जो है वो अर्ध शुष्क होता है। ठीक है, अर्ध शुष्क होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्वी भाग जो है, यानी कि पूर्वी भाग कहने का मतलब ये हुआ, पूर्वी भाग की जो जलवायु होती है वो आर्द्र होती है, और अगर पश्चिमी भाग की बात करें, इधर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका अर्ध शुष्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और प्रश्न ये था कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी बिहार में होता है, उत्तर पूर्वी बिहार में होता है, यानी इधर उत्तर पूर्वी बिहार में। नेक्स्ट आता है कि पटना का स्थानीय समय क्या है। तो पटना का जो स्थानीय समय है, ये प्रश्न भी कई बार आपने देखा होगा पेपर में और अलग अलग प्रैक्टिस सेट में। तो बिहार का स्थानीय जो समय होता है वो भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे होता है, भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध क्या है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध होता है गरीबी उन्मूलन से, गरीबी उन्मूलन से। नेक्स्ट है कि पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता। पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है, तो परतदार चट्टानों की प्रधानता देखने को मिलती है। नागी और नकटी पक्षी विहार, तो ये आपका जमुई में पड़ता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये कविता है, इसके रचनाकार कौन थे। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इनके रचनाकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी और भी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं जो पेपर में बार बार देखने को मिलता है, जैसे उर्वशी हो गया, रसबीरथी के बारे में हमने 2 दिन पहले वीडियो में बात किया, रेणुका याद रखना है, हुंकार याद रखना है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सब इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है किसके लिए। नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, बहुत ही चर्चित ये घटना है, बहुत ही दुखद घटना थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो समय चल रहा था उस वक्त 11 अगस्त 1942 को 7 छात्रों पर सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में पटना के तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे, यहाँ पे बस आप याद रखिए WG
आर्थर, ठीक है, आर्थर के आदेश पर गोली चलाई गई जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, 11 अगस्त 1942 की घटना है, ठीक है। पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन कब किया गया था? तो पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। और अगर आपसे ये पूछे कि वह स्थान कौन सा था जहाँ पर नमक बनाकर कानून भंग किया गया था, तो पटना का एक जगह है जहाँ पे हम नखास पांड कह सकते हैं, नखास पांड जगह, वहीं पर ये नमक, देखिए, नमक कानून भंग करने के लिए शहर के मंगल टैंक के पास नसाख पांड को चुना गया था, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि मौर्य काल में विविध क्या था? तो ध्यान देना है कि मौर्य काल में जो विविध था, विविध एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का कर जो कि पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था, विविध। मौर्य काल में विविध एक प्रकार का कर था जो कि पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना स्टार्ट किया गया था 2008-9 में, और ऊपर में हमने नारी शक्ति योजना भी बात किया था 2008-9 में, ठीक है। और इस प्रश्न के बारे में आपको पता ही है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस राज्य में है, पूछा गया था, सॉरी, बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया जिले में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो फणींद्रनाथ घोष ने, फणींद्रनाथ घोष ने किया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है? तो मंजूषा जो शैली है वो अंग प्रदेश की लोक कथा विहुला विषहरी पर आधारित होता है मंजूषा शैली, राइट। इससे पहला प्रश्न की बात करते हैं कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो खुटकटी भूमि व्यवस्था। अब ये खुटकटी भूमि व्यवस्था क्या है? तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को कहा जाता था, एक तरह से कह सकते हैं कि सामूहिक खेती थी, ठीक है, मुंडाओं के द्वारा की जाने वाली सामूहिक खेती। 20 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1937 को, यानी 20 जुलाई 1937 को। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने क्या बताया था कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को, लेकिन बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जो होता है वो 20 जुलाई 1937 को होता है। यानी 20 जुलाई 1937 को जो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन होता है तो उसमें विधानसभा जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना जाता है, अब्दुल बारी, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही है? तो 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच पूरे 10 वर्षों में, यानी एक दशक में, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है वो है गोपालगंज, जो कि सबसे कम है ना, सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है 18.83, और जबकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि को दर्शाता है मधेपुरा 30.65% के साथ, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मेंशन कर दिया कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला होता है समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील होता है कांवर झील, कांवर झील बेगूसराय में। कटैया यानी कि सुपौल में पड़ता है, कटैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? कोसी नदी पर बनाया गया। और कोसी नदी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, बिहार का शोक इसे क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खरवार आंदोलन। देखिए, खरवार आंदोलन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं सफ़ा होड़ या फिर सफ़ा होर, ठीक है। सफ़ा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमने पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है कि सफ़ा होड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो भागीरथ मांझी थे। तो यहाँ पे खरवार आंदोलन है, तो खरवार आंदोलन के या फिर सफ़ा होड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी। और खरवार जनजाति रोहतास में देखने को मिलता है, राइट, रोहतास में। खुदाबख्श लाइब्रेरी, देखिए खुदाबख्श लाइब्रेरी जो पूरा नाम की बात करें तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी होता है, जिसकी स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1891 को, 5 अक्टूबर 1891 को। लेकिन ये पब्लिक के लिए
जो खोला गया था, सार्वजनिक रूप से अगर खोला गया तो जनता के लिए, ये 29 अक्टूबर को खोला था, 29 अक्टूबर 1891 को। पटना में स्थित है। खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा ये स्थापित किया गया था और संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की जो संस्था इसे बनाई गई वो 1969 के बाद 69 में बनाई गई थी। राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि घोघा झील, ठीक है, घोघा झील पड़ता है आपका मनिहारी कटिहार में। घोघा झील मनिहारी कटिहार में। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद, पटना स्थित पत्थर की जो मस्जिद है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पत्थर की मस्जिद, पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद को किसने बनवाया था, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है परवेज़ मिर्ज़ा या फिर परवेज़ खां। परवेज़ शाह होता है, परवेज़ शाह के द्वारा, जो कि ये जहांगीर के पुत्र थे, ठीक है, जहांगीर के बेटे थे और 1621 में इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन पूछा ये गया कि पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो संगी मस्जिद कहा जाता है, ठीक है, संगी मस्जिद। नेक्स्ट आता है कि कवि विद्यापति का संबंध किस जिले से है, तो कवि विद्यापति का संबंध जो होता है वो बेनीपट्टी मधुबनी, ठीक है, मधुबनी से इनका संबंध होता है और मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ। साथ ही साथ इनकी दो रचनाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कीर्ति पताका आपको बताया गया था, ठीक है, कीर्ति पताका, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि बांका जिले की बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में पड़ता है, तो बांका जिले में पड़ता है, ठीक है, बांका जिले में स्थित बौंसी में, और बौंसी मेला जो लगता है वो आपका बांका जिले में लगता है। तो यहाँ से दो प्रश्न तो क्लियर हो गए। अब यहाँ पे ये पूछा था कि मंदार पहाड़ी में किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है, तो ये आदित्य सेन के बारे में मिला है, आदित्य सेन। नेक्स्ट आता है कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला किस जिले में लगता है, तो बक्सर में लगता है। और कल की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये गया जिले में पड़ता है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आता है कि कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए नायलॉन उद्योग के लिए अगर बात करें तो बिहार में ऐसा नहीं कि किसी एक ज़िले का एकाधिकार है, अलग अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें तो वो आपका मुंगेर फेमस है नायलॉन के उत्पादन के लिए, ठीक है। बेरिलियम पाया जाता है किस ज़िले में, तो बेरिलियम जो है वो हम गया ज़िले में देखते हैं, साथ ही साथ टीन का उत्पादन भी गया में देखने को मिलता है। वर्मी कंपोस्ट का जिला किससे कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट का जिला कहा जाता है बेगूसराय को, किसे, बेगूसराय को। बिहार में स्पुर परियोजना का संबंध, SPUR, स्पुर या फिर स्पर कह सकते हैं, स्पर परियोजना का संबंध किससे है, तो शहरी प्रबंधन सुधार से, और ये प्रीवियस में पूछा गया है ऑलरेडी, ध्यान रखना है कि स्पर परियोजना का संबंध शहरी प्रबंधन सुधार से। शहरी सुधार सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2008 में, ठीक है, 2008 में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स योजना की शुरुआत कब होती है, बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2016 को। अवहट क्या है, अवहट क्या है, तो ध्यान रखना है कि अवहट जो है ये संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा है, जिसको विद्यापति ने एक अलग नाम दिया था, इसको अवहट कहा था। और ऊपर में जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि कीर्ति शतक जो इनकी रचना है वो इसी भाषा में लिखी गई थी, अवहट में, यानी तीनों भाषाओं के मिश्रण है ये, संस्कृत, प्राकृत और मैथिली। स्थविर, स्थविर कह सकते हैं, स्थविर, स्थविर संप्रदाय जो है वो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, ठीक है। पूछा जाता है कि स्थविर जो है वो किस धर्म का संप्रदाय है, तो बौद्ध धर्म का। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे महाकच्चायन, ठीक है, महाकच्चायन। शब्द का अर्थ क्या होता है, स्थविर जो है इसका अर्थ होता है बुजुर्ग। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर भारत तक किया था, उत्तर बिहार तक, सॉरी, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था, तो माधव विदेह, माधव विदेह थे, इन्होंने किया था। चिरांद का नामकरण जो हुआ है, चिरांद का नामकरण चेरे शासकों के नाम पर हुआ है और ये सारण जिले में पड़ता है, जैसा कि हम जानते ही हैं। नेक्स्ट एक नाम आता है राहुल संकृत्यायन, आपको ये नाम तो पता ही होगा। राहुल संकृत्यायन की बात करें तो 1920 के असहयोग आंदोलन में छापरा में ये जो कि सक्रिय थे और इन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई थी, महापंडित की उपाधि इनको दी गई है।
नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त बिहार के पहले व्यक्ति हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इनकी 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। सिमरिया बेगूसराय से इनका संबंध होता है, बेगूसराय, राइट। नेक्स्ट है कि संत फ्रांसिस ऑसिसी चर्च, संत फ्रांसिस ऑसिसी चर्च जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? तो राजगीर महोत्सव प्रथम बार आयोजन 1986 में। थावे महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीट होता रहता है। थावे महोत्सव गोपालगंज में ये मनाया जाता है। संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश कौन थे? तो असली आदमी थे, ठीक है, असली एडेन को बनाया गया था। असली एडेन जो थे इनको बनाया गया था संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश। नेक्स्ट आता है कि किस मुख्यमंत्री को उनकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है? किस मुख्यमंत्री को उनकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सिंह। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब की जाती है? बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना 1983 में होता है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेपाल में नाना सेना गठन के सूत्रधार की भूमिका किसने निभाई थी? नेपाल में नाना सेना गठन की सूत्रधार की भूमिका निभाई थी अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह। रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट पुस्तक की रचना किसने की है? रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। और बापू के कदमों में पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस वीडियो में हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब रही बात, अगर जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये बताइए कि 1 से लेकर के 7 सेट कंप्लीट हुए, तो क्या इन सभी को मिलाकर के एक मास्टर वीडियो डाल दूँ ताकि आप रिवीजन कर सकें? क्योंकि कल संडे भी है, तो कल संडे को सेट नंबर 8 ना ला करके हम इसको मिक्स करके एक डाल देते हैं और मंडे को हम सेट नंबर 8 लाएंगे, राइट। तो जैसा कि आपको पता होगा रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको मिक्स कर दूंगा, अदरवाइज़ हम कल नेक्स्ट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को मत देखा करो, बीच में छोड़ करके जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप छोड़ करके जा रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी लापरवाही होगी, क्योंकि इससे बेस्ट चीज़ें आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। बिहार स्पेशल को मैं करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बस आप कुछ समय अपना दे दो यार। रेगुलर का 10 से 15 मिनट ही तो वीडियो में लगता है, अगर 10-15 मिनट भी दे देते हो तो क्या आपको चाहिए, आराम से क्वेश्चन तो मिल ही जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपको लगे ठीक लगे आप लोग करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात इसकी PDF ही, तो PDF हम एप्लीकेशन पर देते हैं, जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।